हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम PSC अड्डा। मेरे साथियों, अब हम जियोग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले यहाँ पर आती है इंडियन ज्योग्राफी में इसका टॉपिक भारत एक परिचय, इंडियन एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये टॉपिक हमें ये बतलाता है कि आप आखिर इंडिया के बारे में कितना उसको जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ये हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि भारत एक परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले अगर हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, और यहाँ पर बात आई हमारी इंडिया के बारे में। देखिए, जब हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो भौगोलिक रूप से तो आपको जानकारी होगी, फिर भी वो हम आगे बात करेंगे। परंतु अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कि हमारा भारत एक महान कंट्री है। पूरे विश्व में बहुत सारे जो है कंट्री हैं, लगभग 200 यहाँ पर देश पूरे विश्व में मौजूद है। फिर भी अगर हम हमारे भारत को एक महान देश, ग्रेट यहाँ पर कंट्री कहते हैं, तो उसके पीछे आखिर रीजन क्या है? देखिए, जब कभी भी अगर आपको ये सुनने को मिलता है कि हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, ये एक महान कंट्री, इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो संस्कृति एवं सभ्यता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया की संस्कृति एवं सभ्यता ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारे पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडिया जितना प्राचीन है, यहाँ पर पहले जो कोई भी लोग रहे होंगे उनकी एक संस्कृति एवं सभ्यता इतनी हमारी जो है प्राचीन है कि जब कभी भी हमारे पृथ्वी पर कोई मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर जो है हमारे मानव की जो उत्पत्ति है वह भी भारत में यहाँ पर हुई है, और उनकी जो संस्कृति एवं सभ्यता है वह भी उतनी ही प्राचीन हमारे यहाँ पर बनी हुई है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, संस्कृति एवं सभ्यता से आशय कि हमारे यहाँ पर अगर आप इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि संस्कृति एवं सभ्यता में जो है काफी परिवर्तन आपने को देखने मिलता है। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर गुजरात राज्य में जाएंगे तो वहां पर स्पेशली रूप से उनकी जो वेशभूषा है या फिर उनके उत्सव समारोह की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है गरबा डांडिया के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। फिर अगर आप पूर्व की तरफ चले जाते हैं हमारे भारत के, तो यहाँ पर बहुत ही हम कहें कि वहां पर बहुत ही अलग तरीके से वहां पर उनको उत्सवों को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको विशेषकर जैसे कि वहां का जो रहन सहन है, विशेषकर जैसे कि वो धोती पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो खाने में वहां पर इडली सांभर इत्यादि चावल को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जब आप उत्तर भारत की बात करते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पर विशेषकर अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो वहां पर विशेषकर जैसे कि लोहड़ी उत्सव को मनाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य सभी जितने भी राज्य हैं वहां पर वेशभूषा के आधार पर, उनकी जो है रहने के आधार पर, उनके उत्सवों के मनाने के आधार पर, प्रत्येक इस प्रकार से बहुत सारी जो है विविधता के आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारी जो भारत है वह सांस्कृतिक दृष्टि से एक प्राचीनतम सभ्यता वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखते हैं कि कभी भी अगर आप किसी पर्टिकुलर एक एरिया में अगर बिलोंग करते हैं तो वहां से अगर आप 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बोली जो है वह परिवर्तित हो जाती है, चेंज हमें मिलती है। तो इसी प्रकार से पूरे साल भर हमारे इंडिया में त्योहारों में अलग अलग जो है हमें विविधता देखने को मिलती है। प्रत्येक साल जो है यहाँ पर हमारे लोहड़ी उत्सव आता है। इसके अलावा दशहरा, दीपावली, होली और बहुत सारे उत्सव ऐसे आते हैं अनगिनत, जिनको हम यहाँ पर गिना नहीं सकते। तो इसी आधार पर पूर्णतः हम अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण भारत तक और पूर्व से पश्चिम भारत तक पूर्ण रूप से बहुत सारी विविधताएं इसी प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वह संस्कृति के रूप में या फिर सभ्यता के रूप में। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि भारत विविधताओं से भरा उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत वाला एक प्राचीनतम सभ्यता वाला यहाँ पर देश कहा जाता है, और इसी कारणवश जो हमारा भारत है वह एक ग्रेट कंट्री कहा जाता है। अगर आप किसी भी विदेशी देश को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहां पर इतनी जो है विविधता हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर हम चाहें तो धर्म के आधार पर भी अगर देखते हैं तो बहुत सारे धर्म जातियों के लोग जो है यहाँ पर अपनी आपसी समन्वय के आधार पर निवास करते हैं, और इसी प्रकार से वे हम कहें कि एक तरीके से भाईचारे की से यहाँ पर बने रहते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। तो इस आधार पर जो हमारा भारत है वो बहुत प्यारा भारत कहलाता है, और महान भारत भी इसलिए हम
कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारा जो भारत है वह दक्षिण एशिया का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है पूरा एशिया का प्रॉपर मैप। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया में ये बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर ये सभी जो है दक्षिण एशिया कंट्रीज आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो हमारा भारत है, इन सभी जो कंट्री हैं अलग अलग दक्षिण एशिया कंट्री, उन सभी में जो है बड़े भाई की भूमिका में होने की वजह से और उसके विशाल आकार होने की वजह से ही उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीपी की संज्ञा इसको हम देते हैं, तो यहाँ पर उपमहाद्वीपी जो क्षेत्र है इन सभी में बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 ऐसे कंट्री हैं यहाँ पर जो इस उपमहाद्वीपी क्षेत्र में गिने जाते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप कहने का सिर्फ इतना सा रीजन है क्योंकि भारत जो है इन सभी जो कंट्री हैं उनमें एक बड़े भाई की भूमिका में होता है और इसके विशाल आकार के होने की वजह से इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा से बोला जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम भारत के नामकरण के बारे में, यानी कि भारत, इंडिया, आखिर इंडिया या भारत, इसका जो नामकरण हुआ है वह किस प्रकार से और कब हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो हमारे इंडिया में सबसे पहले जो है भारत की जो स्थिति थी उस समय कुछ इस प्रकार से थी। इस समय जो है प्राचीन समय में जो हमारा भारत था वो बहुत ही विशाल पैमाने पर जो है हम कहें कि बहुत सारे कंट्रीज को मिलाकर यहाँ पर बना हुआ था और इसी को हम कहते थे अखंड भारत। परंतु यहाँ पर अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था आर्यावर्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा था आर्यावर्त के नाम से इसे जाना जाता था। फिर जब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग राजा हुए, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण राजा आते हैं जिनका नाम था भरत। ठीक है, तो जो यहाँ पर राजा थे भरत, इनका यहाँ पर राज हुआ करता था इस पूरे क्षेत्र में। इस कारणवश इन्हीं राजा भरत के नाम पर इसका एक और नाम यहाँ पर चेंज हो गया और नाम पड़ गया भारतवर्ष। ठीक है, तो आर्यावर्त और भारतवर्ष इस पूरे ही क्षेत्र का यहाँ पर प्राचीन समय में जो है इसके अलग अलग नाम हुआ करते थे अलग अलग समय पर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं और आगे, तो यहाँ पर जब हमारे पास हिस्ट्री हमारे पास भारत की जो हिस्ट्री आती है तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन समय में हमारे भारत में कौन सी सभ्यता निवास करती थी, तो वह सभ्यता थी वैदिक आर्यों की सभ्यता, जिसे हम नाम से पुकारते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या था कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी के समीप ही हुआ करता, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे सिंधुवासी जो है निवास करते थे प्राचीन समय में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री से संबंधित है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिंधु नदी बह रही है यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में भारत में उस समय प्राचीन समय में जो है सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर रहती थी। पूरे ये हम बात कर रहे हैं पंजाब, राजस्थान और कुछ मात्रा में जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर गुजरात का भी क्षेत्र था जो सिंधु घाटी सभ्यता के दायरे में आता था। तो यहाँ पर क्या थे कि वैदिक आर्यों का यहाँ पर निवास स्थान था, तो उस समय यहाँ पर भी मानव की उत्पत्ति हमारे सामने पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पर्शिया था, ठीक है, पर्शिया यानी कि आज का वर्तमान जो ईरान था, ठीक है, तो जो ईरान था वहां से जो है पर्शिया के लोग जब यहाँ पर आए, ठीक है, यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ से, तो जो ये सिंधु नदी थी, सिंधु नदी घाटी को ही पार करके जो है ये पर्शिया के लोग यानी कि आधुनिक ईरान के जो निवासी थे, ठीक है, उस समय जो पर्शिया के लोग हुआ करते थे वहां के निवासी, वे जब यहाँ पर हमारे इंडिया में सिंधु नदी घाटी को प्रवेश करके हमारे इंडिया में एंटर होते हैं, तो यहाँ पर वे प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वे लोग जो थे पर्शिया के लोग, वे क्या करते थे, जो हम कहें कि हिंदी का जो शब्द था उसको यहाँ पर वे ह पुकारते थे। ठीक है, तो जो पर्शिया के लोग थे वे को ह पुकारते थे, तो उनका जो ये उच्चारण करने का अलग अंदाज जो था, इसी की वजह से वे क्या करते थे, ये जो सिंधु नदी थी, ठीक है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं प्राचीन समय में, तो यहाँ पर ये जो सिंधु नदी थी इसको जो पर्शिया के लोग थे वे को ह पुकारने की वजह से वे सिंधु न कहकर वे क्या कहते थे, इसे हिंदू नदी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी थी उसको यहाँ पर को क्या पुकारते थे, ह, और इसी वजह से इसको क्या कहते थे, हिंदू नदी। तो यहाँ पर ये जो उच्चारण था ये क्या हो जाता था, बदल गया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर से ह हुआ, सिंधु से हिंदू हुआ, और फिर इसी कारणवश जो है वे
इसी आधार पर इस पूरे क्षेत्र को, इस देश को यहाँ पर वे हिंदुस्तान नाम से पुकारने लगे। तो पर्शिया के लोगों ने सबसे पहले हमारे देश को, हम कहें कि एक तरीके से जब वे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस प्रकार से जब प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो उसी की वजह से हमारे पूरे देश का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बदला हुआ रूप था जिसे हमने कहा है कि सिंधु से हिंदू हो गया, इसी कारणवश जो हमारे यहाँ पर निवासी रह रहे थे उनको भी इन्होंने क्या कहा, फिर हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया। अब आगे बात करते हैं, ये तो हुई कुछ नामों के बारे में। आगे अगर हम देखते हैं तो और भी बहुत सारे नाम अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर हमारे इंडिया में प्रचलित हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार, ठीक है, पौराणिक कथाओं में क्या है कि जो जैन साहित्य है उनमें इन कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो हिंदू और बौद्ध ग्रंथ थे उनमें सर्वप्रथम, ठीक है, यहाँ पर जो पौराणिक ग्रंथ थे उनमें विशेषकर जो हिंदू और बौद्ध ग्रंथ थे इनमें हमारे भारत को एक और नाम से यहाँ पर पुकारा जाता था जिसको नाम था जम्बू द्वीप। ठीक है, तो विशेषकर हम कहें कि जो ग्रंथों के अकॉर्डिंग या पौराणिक कथाओं के अनुसार जो हमारा इंडिया था उसे किस नाम से पुकारा जाता था, जम्बू द्वीप के नाम से उल्लेखित उन ग्रंथों में किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर भारत का एक प्राचीन नाम और आ जाता है जम्बू द्वीप। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले भारत, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन होता है इंडिया, तो इस इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वह किससे हुई है, तो इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा मतलब कि वर्तमान में जो आज ग्रीस है, ठीक है, प्राचीन समय में वही हुआ करता था यूनान। तो यूनान के जो लोग थे जब वह हमारे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक है, तो जो इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इंडोस से हुई है। ठीक है, तो किससे हुई है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से हुई है। और अब यहाँ पर ये जो यूनानी जो लोग थे हमारे यहाँ पर भारत में आए थे, इन्होंने ये क्या कहा, जो सिंधु नदी थी, ठीक है, सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस नदी कहा। ठीक है, और इसी आधार पर हमारा जो देश है इस देश को उन्होंने क्या कहा, फिर इंडिया कहा। ठीक है, क्योंकि सिंधु को वे इंडस कहते थे और इसी आधार पर उन्होंने हमारे देश को इंडिया भी कहा। तो इस प्रकार से इंडिया नाम जो है यूनानियों की वजह से हमारे यहाँ पर हो गया। अब इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो इंडिया नाम है, देखिए यहाँ पर बहुत ही हम कहें कि प्राचीन एक सम्राट थे जिनका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर। ये है जेम्स अलेक्जेंडर। जब ये अपने विवरण में जो है कुछ बताते हैं, ठीक है, इनका जो विवरण था उनमें ये हिंदू का जो ह है, ठीक है, हिंदू का जो ह है उसको हटाकर ये इंदू कहा करते थे। ठीक है, यानी कि जो हिंदू था उस ह की जगह ई जो है ये जोड़ते थे। तो इसी नाम से ये हमारे इंडिया को क्या कहते थे, हिंदुस्तान न कहकर जो है उसे हम कहें कि एक तरीके से ई लगाते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर हिंदू न होकर इंदू होने की वजह से बाद में ये परिवर्तित होकर ट्रांसलेट होकर क्या हो गया, इंडिया हो गया। प्रोनाउंसिएशन जो है गलत होने की वजह से यहाँ पर ह का ई हुआ, फिर ई से यहाँ पर इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदू, इंदू और इंडिया इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर थे जब इन्होंने भारत को देखा तो इन्होंने इसको भी यहाँ पर क्या कहा, इंदू कहा और फिर बाद में ये इंडिया हो गया। अगर हम देखते हैं हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें भी जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का जो है संघ होगा, इस प्रकार से जो है शब्दों को स्पष्ट किया गया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वह भी भारत को क्या कहता है, भारत, एक तो ये नाम और दूसरा अंग्रेजी वर्जन जिसे हम कहते हैं इंडिया, इस नाम से यहाँ पर इसकी जो है व्याख्या की गई है। तो ये पूरी रामायण थी भारत के नामकरण के बारे में, प्राचीन समय के उल्लेख के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक में और बात करते हैं इसके स्वतंत्रता के उपरांत की। देखिए जब हमारा भारत ब्रिटिशों गुलामी के उससे जो आज़ाद हुआ था, तो जब हमारे भारत ने 1947 में स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत में बहुत हम कहें कि स्ट्रक्चर के मामले में तथा हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी जो है डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्रता के उपरांत जो है हमारा भारत हम कहें कि बहुत प्रोग्रेस की। तो अलग अलग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आती है इंडस्ट्री के बारे में। औद्योगिक मामले में हमारा जो भारत था उसने स्वतंत्रता के पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण हम कहें कि यहाँ पर जो है विकास होने लगा। तो बहुआयामी यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास होने लगा, चाहे हम कहें
कि बहुत सारे जो है क्षेत्रों में, बहुआयामी का मतलब होता है चौतरफा, ठीक है, और सामाजिक का मतलब कि समाज के स्तर पर भी और आर्थिक रूप से भी। तो दोनों ही प्रकार से हमारे इंडिया में स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर जो है डेवलपमेंट, हम कहें सामाजिक और आर्थिक तौर पर यहाँ पर बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हो चुका है। जैसा कि अगर आप देखते हैं तो 1947 के समय, जब एक समय हमारे यहाँ पर बहुत ही गंभीर हालत हुआ करती थी, उस समय जो है हम गुलाम हुआ करते थे, तो यहाँ पर किसी प्रकार से जो हम कहें कि औद्योगिकरण जो था उसमें भारतीय हस्तक्षेप नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारी जो समस्याएं थी, जैसे कि अकाल संबंधी समस्या, भोजन संबंधी समस्या, तो बहुत सारी समस्या थी। तो इस प्रकार से हम कहें कि बहुत ही बहुआयामी जो है सामाजिक आर्थिक विकास यहाँ पर हुआ है स्वतंत्रता के बाद। और इसी प्रकार से जो हम कहें कि कृषि के मामले में भी हमारे इंडिया में क्या हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर डेवलपमेंट होने लग गया। एक समय जब पुराने समय में जब हम गुलाम थे, तो उस समय यहाँ पर खाने के लिए जो है इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी प्रॉपर। यहाँ पर कृषि के मामले में भी हम कहें कि ध्यान नहीं किया जाता था। तो उसके बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर अलग अलग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है आधुनिक तकनीकों का यहाँ पर यूज किया जाने लगा। और इसी के बाद जो है कृषि क्रांति भी हुई 1960 के दशक में। और इसी के बाद हमारा जो इंडिया है वह कृषि के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। तो आज अगर देखते हैं आप पूरे विश्व पैमाने पर भी तो कृषि उत्पादन में हम क्या होते हैं, बहुत अलग अलग जो हम कहें कि क्षेत्रों में नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के उपरांत बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारा जो महान भारत है वह औद्योगिक दृष्टिकोण से, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पर अगर देखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में वह 10वें नंबर पर आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इस आधार पर आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे कि हमारा जो इंडिया है वह किस प्रकार से प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक क्या कौन कौन सी स्थिति में यहाँ पर आ चुका है। अब बात करेंगे हम हमारे भौगोलिक इंडिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अगर हमारे इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो ये है आपके सामने एक वर्ल्ड मैप। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया, ये है अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा जो महान भारत है वह कहाँ पर अवस्थित है, तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। ये जो पूरा महाद्वीप आप देख रहे हैं ये है एशिया महाद्वीप। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये है दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र। यहाँ पर ये जो हमारा रेड कलर में दिख रहा है ये हमारा है इंडिया। तो इस प्रकार से इंडिया जो है इस वाले जो है क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सी वर्ल्ड मैप में कहां पर ये हमारा इंडिया पड़ता है। अब बात करेंगे हमारे इंडिया के बारे में, बहुत सारी जो है लोकेशंस के बारे में, भौगोलिक जो है यहाँ पर तथ्यों के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के लोकेशन में कि भारत, हमारा जो इंडिया है वह कहाँ पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नॉर्थ में यहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मैप में ये जो पूरी लाइन जा रही है ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, तो इस 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो लोकेशन है वह कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो ये आपको समझ में आ गई। अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो एक और महत्वपूर्ण रेखा है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वह हमारे विभिन्न जो है राज्यों से यहाँ पर होकर गुजरती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पहले तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा, ठीक है। जब यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो कर्क रेखा है यहाँ से होकर जो है गुजरती है हमारे इंडिया से, और इस प्रकार जो है ये रेखा आप बड़े मैप में यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो रेड लाइन है ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं ये, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुजरात, ये है राजस्थान, ये है एमपी, यहाँ पर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, इसके अलावा यहाँ पर मिलेगा आपको झारखंड, इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर ये मिलेगा आपको त्रिपुरा, और यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, मणिपुर, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना, यहाँ पर आएगा मिजोरम, ठीक है, मणिपुर तो ऊपर है, ठीक है। ये 8 राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के पूर्व साइड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 8 राज्यों का नाम आपको याद होने चाहिए, इसकी लोकेशन। और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कर्क रेखा, ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम देखते हैं अक्षांशीय क्षेत्र के आधार पर, तो हमारा जो इंडिया है, देखिए इंडिया जो है यह कितना अक्षांशीय क्षेत्र पर हमारे यहाँ पर विस्तारित है, तो देखिए यहाँ पर है ये 68.7, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा, और यहाँ पर 97.25, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, पूर्वी
देशांतर रेखा, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरी रेखा दिख रही है आपको 68.7 से लेकर 97.25, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट्स इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा देशांती विस्तार है ये कितना है 68.7 97.25 से लेकर, और अक्षांशी विस्तार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी 8.4 नॉर्थ लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश। तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं कि जो अक्षांशी विस्तार है वह कितना है 8.4 से लेकर 37.6, और देशांतरी विस्तार जो है वह कितना है 68.7 से 97.25। तो इस प्रकार से पूरा ये जो क्षेत्र है आपको यहाँ पर अक्षांशी विस्तार के आधार पर क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये याद भी रखना है क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये बिल्कुल स्टैटिक है, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे इंडिया का वर्ल्ड में कौन कौन से कुछ प्रमुख स्थान आते हैं वह हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़े देश आप यहाँ पर देख पाएंगे, नंबर 1 पर आता है चाइना। चाइना में कितनी जनसंख्या है 139 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन है। इसके बाद भारत, हमारा जो इंडिया है वह जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर आ जाता है। हमारे इंडिया में लगभग जनसंख्या जो है वह 130 करोड़ है, और अभी वर्तमान में 133 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है, ठीक है। तो भारत जो है वह सेकंड नंबर पर आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आता है यूएसए 33 करोड़ जनसंख्या के साथ। इसके अलावा फोर्थ पे इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये टॉप 10 कंट्रीज आप यहाँ पर देख पाएंगे जनसंख्या के अकॉर्डिंग। बस आप इंडिया के संदर्भ में याद रखिएगा कि भारत जनसंख्या के अनुसार सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उस पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन का 17.5%, ठीक है, 17.5% जो है जनसंख्या हमारे भारत में ही यहाँ पर निवास करती है। तो भारत में पूरे वर्ल्ड की कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है 17.5% यहाँ पर निवास करती है। ये चीज आप फैक्ट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो कंट्री है उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे बड़ा जो है कौन सा देश है एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, रूस है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है कनाडा, फिर थर्ड नंबर पर आता है अमेरिका, और फोर्थ नंबर पर आता है चीन, और 5 नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है हमारा महान भारत, और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना, और 9वें पे कजाकिस्तान, और अल्जीरिया 10वें नंबर पर। तो इस प्रकार से आप टॉप 10 कंट्रीज भी याद रखें, और हमारे भारत का जो नंबर है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग याद रखिएगा कितना है 7वें नंबर पर हमारा भारत आ जाता है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। तो कौन कौन से हैं कंट्री, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अर्जेंटीना। ये 8 कंट्री आप मूलतः याद रखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और बात करते हैं हमारे भारत की तट रेखा के बारे में। देखिए भारत की जो तट रेखा है वह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। सबसे पहले बात करें अगर हमारे भारत की ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ठीक है, यानी कि पूर्वी जो है तट रेखा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो तट रेखा का मतलब क्या होता है। देखिए तट रेखा का मतलब होता है जो कोई भी स्थलीय भाग, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर कोई जब स्थलीय भाग समुद्र वाले जो है एरिया में मिलता है तो वहां पर एक रेखा जो हम उससे कहते हैं तट रेखा। तो यहाँ पर ये जो तटीय लाइन आपको दिखेगी यानी कि स्थल भाग और समुद्री भाग जो दोनों का मिलन क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं तट रेखा। तो यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है भारत की, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, तट रेखा। तो अगर हम बात कर रहे हैं भारत की पूर्वी तट रेखा के बारे में, तो जो पूर्वी तट रेखा है वह गंगा डेल्टा वाले क्षेत्र से, ठीक है, गंगा वाला डेल्टा का क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको, विशेषकर जो हमारे भारत और बांग्लादेश दोनों ही पर्टिकुलर इन क्षेत्रों में गंगा का सुंदरवन डेल्टा जो है क्षेत्र आता है। परंतु ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी जो तट रेखा वाला क्षेत्र, ये हमारे भारत में ये जो मिजोरम, अभी मैंने आपको बताया मिजोरम, त्रिपुरा वाले इस वाले क्षेत्र से पूरे यहाँ से लेकर ये जो है कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भारत की तट रेखा है, पूर्वी तट रेखा, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगा डेल्टा से शुरू होती है और कुमारी अंतरीप, ये कुमारी अंतरीप जो है ये आपको तमिलनाडु राज्य के बिल्कुल एकदम हम कहेंगे सदर्न वाले पार्ट में, बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी तट रेखा की बात करें तो पश्चिमी तट रेखा जो यहाँ से स्टार्ट होती है कच्छ की खाड़ी से, और कच्छ की खाड़ी आपको मिलेगी गुजरात में यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट जब होती है तो ये यहाँ से पूरी कुमारी अंतरीप तक जाती है। तो इस प्रकार से पश्चिमी तट रेखा कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप, और जो पूर्वी तट रेखा है वह गंगा डेल्टा क्षेत्र से कुमारी अंतरीप तक
फैली हुई है। तो ये जो पूरी भारत की तट रेखा है, यह क्या है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में पूरी फैली हुई है, ठीक है। इसे हम कहते हैं भारत की तट रेखा। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत के मानक समय के बारे में, ठीक है। यानी कि आप सभी अगर हमारे इंडिया में रहते हैं और वहां पर टाइम देखते हैं, ठीक है, जब कभी भी आप घड़ी में टाइम देखते हैं तो यहाँ पर जो टाइम आपको मिलता है वह सभी टाइम जो है कहाँ से हम कहें कि ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से जो हमारी घड़ियां चलती हैं वे सभी आपको पता होगा। फिर भी हम बात करें अगर हमारा जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे भारत में माना गया है 82.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्वी जो है देशांतर रेखा को, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो पूरी रेड लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट में कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। तो इसी रेखा को हमारे भारत में क्या माना गया है, मानक समय निर्धारित करने के लिए माना गया है। यानी कि जो कोई भी आप अगर घड़ी में टाइम देखते हैं तो वे सभी घड़ियां जो है इसी टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ये जो टाइम है हमारे भारत का 82.5 डिग्री से जो निर्धारित किया जाता है, ये जो है हमारा टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT, ठीक है, जो पूरा वैश्विक जो टाइम है 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो मापा जाता है उससे 5.5 घंटे ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपको जानकारी होगी वैसे। तो जो 5.5 घंटे ज्यादा है हमारा इंडिया का GMT टाइम से ज्यादा। और अगर हम देखते हैं ये जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, देशांतर रेखा, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आती है बात कि ये इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर यहाँ से गुजरती है। और विशेषकर अगर हम राज्यों की बात करें तो अलग अलग यहाँ पर 5 राज्य आ जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर यूपी, फिर यहाँ पर MP, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, और फोर्थ ओडिशा, और फिफ्थ आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पर एंटर करती है नेपाल वाले क्षेत्र से। तो यहाँ पर ये जो पूरा स्टेट वाला क्षेत्र आपको दिखेगा ये मिलेगा आपको यूपी में। तो यूपी के जो नैनी शहर है, ठीक है, इलाहाबाद का जो नैनी वाला क्षेत्र है, वहां से जो है ये 82.5 डिग्री जो है होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट से होकर ये प्रवाहित होती है। यहाँ पर हम कहें एक तरीके से तो इसमें आता है यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से होकर 82.5 डिग्री होकर गुजरती है, ठीक है। क्या है, ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है जिससे घड़ियों का टाइम निर्धारित किया जाता है। अब हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने अक्षांशी विस्तार तो आपको बता दिया है, देशांतरी विस्तार तो कितना था 68.7 से लेकर 97.25, और अक्षांशी विस्तार था 8.4 से लेकर 37.6 तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी वाले क्षेत्र से, ठीक है, पश्चिमी बिंदु से पूर्व वाला जो ये क्षेत्र है, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र की जो लंबाई है वह कितनी है, पश्चिम से पूर्व तक की 29 से 33 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तक जो है भारत की लंबाई है। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई की बात करें भारत की, तो यहाँ पर ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितनी है, 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर ये लंबाई हो जाती है। तो याद रखिएगा भारत में पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, 29-33 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 32-14 किलोमीटर। तो ये सारी जानकारी आपको स्टैटिक रूप से भारत के बारे में जानकारी याद रखनी है। आशा करता हूं कि आपको अभी तक जो है बताई जानकारी जो थी मेरे द्वारा ये आपको सभी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिया के पॉलिटिकल मैप की। राजनीतिक जो नक्शा है वह आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। अभी देखिए वर्तमान में हमारा जो इंडिया है उसमें टोटल 28 राज्य हैं, स्टेट हैं, तथा यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्यों के और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के आप सभी को नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारा जो इंडिया है वे यहाँ पर आपको भौगोलिक स्थिति तो पता चल गई कि ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पूरे विश्व के। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 बाय 1, तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट में बता देता हूँ फटाफट कि गुजरात राज्य, राजस्थान यहाँ पर मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना,
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ठीक है, और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है ये अभी अभी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिनको जो है बनाया जा चुका है, इसलिए ये अभी राज्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर मिलेगा आपको, उत्तराखंड यहाँ पर मिलेगा, इसके अलावा सिक्किम जो राज्य है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पूर्वी हम कहें कि जो हमारे कंट्री है, ठीक है, पूर्वी हमारे जो हमारा भारत है उसके पूर्वी वाले स्टेट जो है उनमें आ जाते हैं 7 राज्य। 7 राज्यों में कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, फिर यहाँ पर मणिपुर मिलेगा आपको, नागालैंड यहाँ पर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर मिलेंगे आपको मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि मिजोरम और त्रिपुरा जो है 2 ऐसे राज्य हैं पूर्वी वाले जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये जो 7 पूर्वी राज्य हैं इनको 7 सिस्टर के नाम से पुकारा जाता है। फिलहाल अगर हम देखें तो इन सभी की जो राजधानियां हैं आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, क्लियर करना होगा। इसके अलावा जो आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, न्यू दिल्ली। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश अब एक हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको मिलेंगे और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और पुदुचेरी। इसके अलावा यहाँ पर जो चंडीगढ़ है वह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 8 जो है आप याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, और सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके से होमवर्क के रूप में आप मेरे द्वारा मानिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे इंडिया के अंदर की तो हमने बात कर ली कि हमारा जो इंडिया है वह पॉलिटिकल रूप से किस प्रकार से दिखाई देता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी अवस्थित है। अगर हम देखते हैं कि भारत से लगने वाले कौन कौन से हम कहें कि देश लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं लगती है, तो यहाँ पर आती है जैसे कि पाकिस्तान जो है हमारे पश्चिम साइड में लगता है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है वह हमारे उत्तर की तरफ यहाँ पर लगता है। और इसके अलावा चाइना जो है ये उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में हमारी देश से बाउंड्री टच करता है। इसके अलावा नेपाल, ठीक है, नेपाल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भूटान, ठीक है, भूटान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश जो है वह पूरे ही भारत के क्षेत्र में एक तरीके से हम कहें कि उसको सिक्योर रूप में यहाँ पर भारत ने रखा हुआ है। इसके अलावा म्यांमार जो है इस देश से भी हमारी बाउंड्रीज लगती है। इसके अलावा भारत का जो है एक और पड़ोसी राज्य है श्रीलंका, जो यहाँ पर पाक स्टेट, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पाक जो जल संधि है इससे यहाँ पर अलग होता है। और श्रीलंका भी हमारे एक तरीके से पड़ोसी देश ही है जो इंडियन ओशन में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा, ठीक है, इस इंडियन ओशन में ये अवस्थित है। तो ये सभी जो देश हैं जिनसे हमारे भारत की बाउंड्री लगती है इनको यहाँ पर क्लियर कर लिया है हमने। अगर हम बात करते हैं तो 2 ही जो है ऐसे देश है इस क्षेत्र में हमारे भारत में जिसके द्वारा जो है ये दोनों क्षेत्र हैं नेपाल और भूटान के। जो नेपाल और भूटान देश है ये दोनों ही क्या है, एक बफर स्टेट के रूप में यहाँ पर है। अंतस्थ राज्य या हम कहें कि अंतस्थ जो है देश इसे कहा जाता है बफर स्टेट। तो अंतस्थ राज्य का मतलब क्या होता है, देखिए कि पूर्ण रूप से जब कभी भी अगर कोई देश चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है, यानी कि स्थल भाग से घिरा हुआ भाग, और हिंदी में इसे कहा जाता है अंतस्थ स्टेट या फिर बफर स्टेट इसे कहा जाता है। तो एक तरीके से हमारे भारत ने के द्वारा नेपाल और भूटान को यहाँ पर बफर स्टेट के रूप में बना रखा है, ठीक है। तो ये चाइना और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में बने हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में ताकि भारत की आपको स्थिति क्लियर हो जाए। देखिए भारत जो हमारा इंडिया है इसमें टोटल द्वीपों की कितनी संख्या है, जो आइलैंड है हमारे भारत में वे कितने हैं, 247 है, ठीक है। टोटल देश यानी कि हम कहें कि हमारे भारत में जितना भी क्षेत्र है हमारे भारत का उसमें द्वीपों की आइलैंड कितने हमारे अंदर में आते हैं, 247। इसमें से 204 जो द्वीप हैं आइलैंड है वह तो कहाँ पर मिलते हैं हमें, अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसमें 204 जो है द्वीप है और 43 जो अरब सागर जो है इसमें स्थित हमें मिलते हैं। तो अरब सागर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये अरेबियन सागर, और इस पूरे जो क्षेत्र है इसमें आपको मिल जाएंगे बाकी के बचे हुए 43 द्वीप। तो टोटल हमारे जो है इस पूरे
जो हिंद महासागर और हम कहें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन पूरे क्षेत्रों में जो कोई भी द्वीप हैं टोटल 247, उसमें 204 तो अंडमान निकोबार में हमें मिलते हैं और 43 अरब सागर वाले क्षेत्र में। तो ये जानकारी आपको ज्ञात होनी चाहिए भारत के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब ये जो पूरी बाउंड्री है स्थल वाले पार्ट की, यहाँ पर अगर हम देखें गुजरात से स्टार्ट हो जाती है, तो गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इस प्रकार से यहाँ पर ये चाइना की तरफ से मुड़ के आ जाती है, फिर यहाँ पर नेपाल, भूटान, ये मतलब जितनी भी स्थल भाग वाली बाउंड्री लाइन है हमारे जो अलग कंट्रीज से जो है टच करती है, ये पूरी जो स्थलीय सीमा है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तथा द्वीपों सहित, यानी कि आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जब द्वीपों की अगर हम जलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो उसकी जो पूरी किलोमीटर की लंबाई है वह कितनी है? 7516 किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है। यानी कि द्वीपों की भी जलीय सीमा यहाँ पर काउंट करी है हमने, और यहाँ पर ये जो पूरी तट रेखा वाली क्षेत्र था जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जलीय सीमा वाला क्षेत्र, इसकी जो लंबाई है वह भी, और दोनों को जब हम काउंट करते हैं तो दोनों की टोटल कितनी आ जाती है? 7516 आती है। और अगर हम बात करें मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की सीमा, समुद्री सीमा का मतलब ये जो अभी मैंने आपको भारत की तट रेखा वाला क्षेत्र बताया, यानी कि जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होता है और कुमारी अंतर्द्वीप, और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम में जो डेल्टा वाला क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं भारत की समुद्री सीमा, ठीक है। तो मुख्य जो धरातलीय भाग है, यानी कि ये जो हमारा स्थल भाग है, ठीक है, इसकी जो धरातलीय सीमा है, समुद्री सीमा, उसकी लंबाई कितनी है? 6100 इसकी किलोमीटर जो है लंबाई है। तो अगर हम इसी लंबाई में अगर द्वीपों की भी लंबाई ऐड कर देते हैं तो वह कितनी हो जाती है? 7516 हो जाती है किलोमीटर। और स्थलीय भाग की जो है लंबाई कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर। अगर हम स्थलीय भाग और समुद्री जो सीमा है इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारी जो है टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? आप यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 7516 प्लस यहाँ पर आप कर सकते हैं 15,200 किलोमीटर को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल इसकी लेंथ आएगी 22,716 के समथिंग। तो इतनी जो लंबाई है वह हमारी क्या है? भारत की कुल जो है सीमा हो जाती है। तो इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा वह कितनी है? 22,716 किलोमीटर के समथिंग है। और अलग अलग जो है स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा आपको जानकारी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हमने बात कर ली यहाँ पर स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा की, तटीय रेखा की, तो भारत का जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की तटीय रेखा यह क्या है? इन सभी में सर्वाधिक लंबी है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे भारत में गुजरात वाला क्षेत्र, तो ये गुजरात का जो पूरा एरिया है इस प्रकार से मुड़ा हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे जो हम कहें कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो मुड़े हुए इसी प्रकार से मौजूद है। इस वजह से जो गुजरात का तटीय वाला क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए जो गुजरात की तटीय रेखा है वह भी क्या हो जाती है? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र, ये महाराष्ट्र की तटीय रेखा हो जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग यहाँ पर तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी। सेकेंड नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा की लंबाई यहाँ पर आ जाती है। तो फर्स्ट नंबर पर गुजरात की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है और सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश की जो है तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ और जो है महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर बात आती है हमारे भारत के बारे में। देखिए भारत जो है उसके बारे में आपको जानकारी ये तो हो गई कि जो समुद्री सीमा की लंबाई और स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। परंतु आपको मैंने बताया कि जो भारत है वह कहाँ पर स्थित है, तो हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में जब आपने देखा तो वह आपको मिलेगा हिंद महासागर में, ठीक है। अब हिंद महासागर में क्या है कि हमारा जो इंडिया है वह बहुत ही हम कहें कि सेंटर पॉइंट में होने की वजह से यह एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर एक ओशियन का जो है नामकरण किया गया है। यानी कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो जो 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, तो एकमात्र महासागर ऐसा है हिंद महासागर जिसका नामकरण किस पर किया गया है? भारत के सेंटर पॉइंट, केंद्रीय अवस्थिति होने की वजह से यहाँ पर इसका नाम जो है वह हिंद महासागर, यानी कि हमारे भारत के नाम पर ही इसका नामकरण
किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, वह हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त रूप से जियो पॉलिटिकल रूप से, भू राजनीतिक तरीके से तथा हम कहें कि सैन्य तौर पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो हिंद महासागर है वो हमारा व्यापारिक रूप से भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी हिंद महासागर हमारे लिए महत्व रखता है। तो हमारे अगर हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर की, तो यहाँ पर जो इसकी केंद्रीय अवस्थिति है उसमें अलग अलग क्षेत्र में हमारे जो है भारत की अलग अलग जो है तटीय रेखा आपको मिलेगी। देखिए कैसे तटीय रेखा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिलेगी। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, इसकी तट रेखा से 12 समुद्री जो है मील तक विस्तृत है और 24 जो है समुद्री मील तक इसमें आगे संलग्न क्षेत्र पड़ता है और उसके भी आगे 200 समुद्री मील जो है तक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ मिलता है। अब इन सभी का जो है मतलब क्या है यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले इस मैप में अगर आप देखेंगे तो जो तटीय रेखा की लंबाई है, ठीक है, इस पूरे जो है जो तटीय रेखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो अलग अलग जो है यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है भारत का, उसमें अलग अलग क्षेत्र में हमें जो है अलग अलग हमारे जो है हम कहें कि अधिकार क्षेत्र आते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये जो लाइनें हैं, ठीक है, जो अलग अलग चर्चा मैंने आपको यहाँ पर बताई, इसको हम अच्छे से समझते हैं यहाँ पर इस मैप में। देखिए यहाँ पर ये जो स्थल वाला पार्ट है, ये जो स्थल वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारी जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है यहाँ पर जो जली सीमा की, यहाँ पर आपको इस मैप में आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक आधार लाइन, ठीक है। आधार लाइन यानी एक बेस लाइन हमने मान लिया, क्योंकि जो हमारे भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है तो इसमें क्या होता है, स्थल भाग उबड़ खाबड़ होते हैं, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन मान लेते हैं। जो बेस लाइन क्या करती है, पूरे जो टेढ़े मेढ़े जो तट होता है, ठीक है, इसको क्या कर देती है, इक्वल कर देती है। तो इस आधार पर हमने ये जो जीरो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आधार रेखा है इसको हमने मान लिया 0 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आधार रेखा है इसी से हम बाकी की जो समुद्री हम कहें कि दूरियां हैं यहाँ पर भारत के संदर्भ में कि कितना क्षेत्र भारत के अंडर में आता है, उसको यहाँ पर हम इसी प्रकार से इस आधार रेखा को आधार मानकर मानते हैं। तो यहाँ पर जो बेस लाइन है इससे क्या यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, ठीक है, ये इसकी तट रेखा, इसकी तट रेखा का मतलब आधार लाइन से कितना है, 12 समुद्री मील है, ठीक है। तो 12 समुद्री मील का मतलब क्या है, अगर हम देखते हैं तो एक समुद्री मील जो होता है, ठीक है, एक नॉटिकल जो माइल होता है वह होता है 1852 मीटर के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो जो समुद्री मील होता है, ठीक है, यानी कि समुद्र की हम कहें कि गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है और दूरी का ही मापक है। तो यहाँ पर ये जो समुद्री मील होता है, नॉटिकल माइल, हमारे भारत का जो जलीय विस्तार है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, वह कितनी है, 12 समुद्री मील। अब 12 समुद्री मील तक क्या है कि हमारे भारत में जितने भी कानून हमारे इंडिया के अंतर वाले पार्ट में यहाँ पर लगते हैं, उतना ही जो है कानून हमारे पूरे देश का इस 12 समुद्री मील तक यहाँ पर लगता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जो ये 12 समुद्री मील वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो ये जो 12 समुद्री मील तक क्या लगेंगे, हमारे पूरे भारत के जितने भी कानून हमारे द्वारा बनाए जाएंगे या फिर हमारा पूर्ण रूप से हमारा ही जो इंडिया का पूरा जो है क्षेत्र, उसी का जो यहाँ पर अधिकार होता है इस पूरे 12 समुद्री मील तक। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो 12 नॉटिकल माइल है इस तक हमारे भारत का पूरा विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय विस्तार 12 नॉटिकल माइल तक हमारा है और इसके बाद यहां पर इसके आगे क्या होता है कि 24 समुद्री मील, ठीक है, इस तक जो है इसमें आगे क्या मिलता है, संलग्न क्षेत्र। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 24 नॉटिकल माइल तक आप जब जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा संलग्न क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर ये जो संलग्न क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल, ठीक है। तो जो अविच्छिन्न मंडल है इसकी दूरी कितनी होती है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल होता है। तो इतना जो है पूरा क्षेत्र होता है। अब इस क्षेत्र में क्या है, देखिए ये जो पूरा 24 नॉटिकल माइल तक हमारे भारत को क्या अधिकार है, यहाँ पर जो हमारा इंडिया है वह इस पूरे समुद्री क्षेत्र में क्या कर सकता है, यहाँ की साफ सफाई रख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई जहाज बाहरी कंट्री से आता है इस पूरे इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर जब कभी भी अगर कोई जहाज दूसरे देश का प्रवेश करेगा तो यहाँ पर वह जो है उससे सीमा शुल्क जो है वसूल कर सकता है। तो इस प्रकार के कुछ अधिकार जो हमारे इंडिया को इस पूरी जो जलीय डिस्टेंस है
उसमें यहाँ तक हमें मिलता है। तो इस क्षेत्र तक हमारा जो है पूर्ण रूप से विस्तार हमें मिलता है, और यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक और नाम देखेंगे, आंतरिक जल। ठीक है, तो जो आंतरिक जल क्या है, यहाँ पर ये जो स्थल पार्ट है और आधार लाइन, इन दोनों के बीच में जो है जलीय भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल। यानी इसमें जो मौजूद सागरीय जल होगा उसको यहाँ पर आंतरिक जल कहा जाता है। इसके अलावा जो एक और यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी है कि जब आप 24 समुद्री मील से जब आगे की ओर जाएंगे तो 200 समुद्री मील तक फिर हमें क्या मिलता है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चित्र में समझेंगे तो 24 मील से जब आगे की ओर जाएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है विशिष्ट आर्थिक मंडल या एकांतिक आर्थिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, और इसे एक और नाम से बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक मंडल जो है ये पूरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, हमारे भारत का 24 नॉटिकल माइल से आगे तक कितना है, यहाँ पर 200 समुद्री मील। ठीक है, नॉटिकल माइल तक यहाँ पर हमारे भारत का ये क्षेत्र पड़ता है। तो इस क्षेत्र में क्या है, विशेषकर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है ये कुछ पर्टिकुलर कोई रिसर्च यहाँ पर कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, उसको ये अधिकार है। इसके अलावा यहाँ पर कोई अगर नए द्वीपों का निर्माण करना है तो द्वीपों का निर्माण भी भारत इस क्षेत्र में कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि अगर हमारे जो सागरीय पूरा क्षेत्र होता है उसमें अगर हमें कोई खोजबीन करनी है संसाधनों की समुद्री क्षेत्र में, तो वहां पर भी हम जो है वहां से प्राकृतिक संसाधनों का जो है विदोहन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है कुछ अधिकार इस 200 नॉटिकल माइल तक हमारे इंडिया को छूट मिली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पूरा जो क्षेत्र है, याद रखिएगा बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक तो यहाँ पर क्या है, हमारा जलीय विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार है, प्रादेशिक सीमा इसे कहा जाता है। और इसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक जो हमारा क्या पड़ता है, संलग्न क्षेत्र पड़ता है। इसके अलावा 200 नॉटिकल माइल तक फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र पड़ता है, जहां पर कुछ पर्टिकुलर विशेष अधिकार हमें मिल जाते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र है नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल से इसके बाद जो है हम कहें कि उच्च सागर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इंडियन ओशन का क्षेत्र। ठीक है, वहां पर क्या है कि जितने भी बाकी जो कंट्री है विश्व के, उन सभी को यहाँ पर समान अधिकार होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार से फिर कोई इंडिया का अधिकार नहीं बच जाता है इस 200 नॉटिकल माइल के बाद। तो इस प्रकार से पूरी जो है डिटेल आपको हिंद महासागर के बारे में और जलीय जो है सीमा के बारे में आपको मैंने बता दी है। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको काफी कुछ जो है समझ में आया होगा, जानकारी याद रही होगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, मैंने आपको पड़ोसी देशों के बारे में तो ऑलरेडी बता ही दिया है, कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके अलावा म्यांमार। ठीक है, ये सभी जो है कंट्री यहाँ पर क्या लगते हैं, भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है, परंतु जो श्रीलंका है वह तो क्या है, हमारे यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य से जो है अलग है, वो टच नहीं करता है, बाउंड्री शेयर नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पर भारत से लगने वाले जो है बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी इनके नाम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की जो सीमा है हमारे भारत से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये लगती है। ठीक है, अब ये कितनी लगती है, तो लंबाई के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा कि 4036 किलोमीटर समथिंग। तो कितनी लगती है बांग्लादेश के साथ हमारी भारत की बाउंड्री, 4000 के किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस भारतीय क्षेत्र में इस सीमा पर कौन कौन से जो है भारतीय राज्य अवस्थित है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, असम। इसके अलावा मेघालय यहाँ पर आपको मिल जाएगा और त्रिपुरा यहाँ पर। तो ये 4 राज्य आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है इसके साथ हमारे भारत की कितनी बाउंड्री लगती है, 3914 किलोमीटर के समथिंग। और चाइना के साथ साथ कौन कौन से जो है राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, सॉरी यूपी यहाँ पर नहीं टच करता है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पर डायरेक्ट सिक्किम आ जाएगा, क्योंकि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश, तो सिक्किम यहाँ पर आता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ अभी वर्तमान में बाउंड्री शेयर करते हैं। पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी जो है चाइना के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता था, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जब कभी भी अगर इनको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा तो ये भी बाउंड्री शेयर करेंगे। परंतु अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बाउंड्री शेयर करेगा, तो याद रखिएगा जो लद्दाख है वह किससे शेयर करता है बाउंड्री, चाइना के साथ, एक केंद्र शासित
प्रदेश के रूप में। बाकी जो है स्टेट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 ही ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये माइनर सी जो है जानकारी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 3310 किलोमीटर की समथिंग। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे, यहाँ पर शुरू होती है ये पूरी बाउंड्री। और विशेषकर अगर हम बात करें स्टेट वाइज, सबसे फर्स्ट आता है गुजरात, यहाँ से पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात राज्य से लगी हुई जो है बाउंड्री पाकिस्तान से, फिर इसके बाद राजस्थान और फिर इसके बाद पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेट वाइज तो सिर्फ 3 ही राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, परंतु अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जो है यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगे और बाकी 3 राज्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब कभी भी इनको स्टेट वाइज दर्जा दिया जाएगा तो वहाँ पर आप इसको करेक्ट करते चलिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेपाल की बाउंड्री के बारे में, ठीक है। नेपाल जो है लगभग हमारे भारत की बाउंड्री लगाता है 1752 किलोमीटर, और इससे जो है लगने वाले जो स्टेट आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। कौन कौन से स्टेट लगते हैं, यूपी, यहाँ पर नेपाल से उत्तराखंड लगता है, यूपी लगता है, इसके अलावा बिहार लगता है, सिक्किम लगता है। ये यहाँ पर जो 5 राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल भी यहाँ से इसका थोड़ा सा जो भाग है वो यहाँ पर टच करता है, इसलिए 5 राज्य जो है ऐसे हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम म्यांमार कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स है, या फिर हम कहें कि पूर्वी जो 7 राज्य हैं, इनमें से 4 ऐसे राज्य हैं जो डायरेक्टली म्यांमार से बाउंड्री टच करते हैं। ये पश्चिम वाले जो है पूर्वी जो है यहाँ पर जो देश है जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, इसके अलावा नागालैंड यहाँ पर आपको मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, मिजोरम मिलेगा। ये चारों जो है स्टेट क्या करते हैं, म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कितनी करते हैं, 1458 किलोमीटर करते हैं। इसके अलावा अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान जो है यहाँ पर भूटान से 3 जो है स्टेट यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे सिक्किम, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा जो है पार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर असम भी जो है इससे बाउंड्री लगाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और असम भी लिख लीजिएगा। तो 4 ऐसे स्टेट हो जाते हैं जो भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं 587 किलोमीटर के समथिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान देखिए अभी क्या है कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर ऐसा आता है कि कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वहां पर नाम आएगा लद्दाख का, ठीक है। तो लद्दाख एकमात्र ऐसा जो है क्षेत्र है अभी वर्तमान में जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और वे भी क्या है कि अभी ये जो है बॉर्डर डिस्प्यूट की समस्या है यहाँ पर पीओके की रिलेटेड, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पर ये पूरा जो क्षेत्र है जो बाउंड्री टच करता है अफगानिस्तान के साथ, वो वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है। इसलिए अभी जब तक ये मैटर पूरा सुलझ नहीं जाता इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। तो ये 80 किलोमीटर का समथिंग ये क्षेत्र कहा जाता है, और कुछ बुक्स में ये डेटा जो है ऊपर नीचे आपको मिलेगा, परंतु आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी जो डिटेल है ये तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर बात आती है 2 महत्वपूर्ण लाइनों की, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन तो आती है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है बाउंड्री लाइन, जिसे नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा जो है अवस्थित है, तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वह 15 अगस्त 1947 जब भारत और पाकिस्तान के हम कहें कि 2 विभाजन में जब बटे थे, तो उस समय जो है रेड क्लिफ जो महोदय थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने यहाँ पर इसको डिसाइड किया था, इसीलिए इन्हों के नाम पर रेड क्लिफ जो है रेखा इसका नाम पड़ गया। और उस समय जो है इसको भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है मान लिया गया। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। इसके अलावा भारत और चाइना की बात करें तो भारत और चाइना के बीच पड़ती है मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये जो पूरी बाउंड्री लाइन है भारत और चाइना के बीच की, तो इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये 27 अप्रैल 1914 के समथिंग यहाँ पर बनाई गई थी, और भारत और चाइना के बीच यहाँ पर इसको डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो कौन सी रेखा है भारत और चाइना के बीच, मैकमोहन रेखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको अभी तक बताई जा रही जो जानकारी है वह आपको क्लियर होती चली गई होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर और बात करते हैं अब भारत, हमारा जो इंडिया है उसको हम एक नज़र में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यानी कि अब जो भी जानकारी आएगी उन सभी को हम स्टैटिक रूप में हम याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बस एक इंट्रोडक्शन के रूप में। सबसे पहले मैंने आपको जानकारी बता दी है कि भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है, तो हमारा इंडिया एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और विशेषकर प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में। तो हमारा जो भारत है वह एशिया कॉन्टिनेंटल्स में मौजूद है। इसके अलावा अक्षांशीय अवस्थिति मैंने आपको बताई कि 8/4 से लेकर 37/6
उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है ये स्थिति है। इसके अलावा देशांतरी जो है अवस्थिति, ठीक है, देशांतर रेखा को अगर हम देखते हैं तो 68.7 से लेकर 97.25 यहाँ पर लगभग 97.25 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य भारत जो है अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम आकार की बात करते हैं, ठीक है, तो आकार के अकॉर्डिंग जो है हमारा भारत है वह त्रिकोणीय रूप में, जबकि मैंने जो आपको ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 यहाँ पर 14 और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है 29-33 ये जो बताई थी आपको मैंने मैप, उसमें आप देखेंगे तो हमारी भारत की जो लंबाई है वह चतुष्कोणीय रूप में आपको दिखेगी, परंतु हमारा जो भारत है वह एक त्रिकोणीय रूप में हमें दिखाई देता है। तो उसका आकार क्या है, एक त्रिकोणीय है। और अगर आप इस शेप के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितनी है 32-14 और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है भारत की वह कितनी है 29-33, तो इसके अकॉर्डिंग चतुष्कोणीय आकृति हमें देखने को मिलती है। अब फाइनली अगर हम देखते हैं पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो हमारा जो भारत है उसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल अगर हम बात करें स्थल भाग की, तो जो हमारा क्षेत्रफल है वह कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसे शॉर्ट में आप इस प्रकार से कह सकते हैं 32,87,263, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल हमारे भारत का है और ये अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% लगभग यहाँ पर हमारे इंडिया का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इतना क्षेत्रफल हमारा है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको समस्त स्थलीय सीमा की लंबाई बता दी है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम देखें भारत की जो प्राकृतिक सीमा है, तो प्राकृतिक सीमा में उत्तर की ओर से तो हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो प्राकृतिक सीमाओं को आप यहाँ पर जो है मैप के अकॉर्डिंग आसानी से याद रख सकते हैं। उत्तर में आपको मिलेगा यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक का, और ये पूरा जो क्षेत्र है ये हिमालय वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर प्राकृतिक नेचुरल जो सीमा है हिमालय उत्तर से बनाता है। इसके अलावा अगर पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक रूप से मिलेगा अरेबियन सागर। इसके अलावा पूर्व में आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में आपको मिलेगा इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से चारों तरफ से भारत प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ एक देश है, कंट्री है। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक सीमाओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है यहाँ पर तथ्यों की बात कर लेते हैं। भारत में अगर हम देखें सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया वाइज जो है कौन सा राज्य है सबसे बड़ा, तो आता है इसका नाम राजस्थान, ठीक है। 28 राज्यों में सबसे बड़ा जो है कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, राजस्थान है। कितना, लगभग यहाँ पर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, गोवा है। कितना है, 3,702 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा जो है राज्य वह जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, यूपी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान है बड़ा, छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग गोवा है, और सबसे बड़ा जो है जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में कहाँ पर है, तो वह है यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा हम कहें कि वोटर्स की जो है संख्या वह भी क्या है, मौजूद है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप यूपी में। इसके अलावा सबसे छोटा राज्य हमारे इंडिया का कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम को अगर आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है। तो सिक्किम बिल्कुल ही छोटा है, मैप में हमें दिखाई नहीं देता। और सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन जो है हम कहें कि तीन देशों से ये लगता है, ठीक है। उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना, नेपाल और भूटान, इन तीनों जो है देशों से सिक्किम जो है एकमात्र ऐसा स्टेट है जो तीन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे छोटा राज्य भी सिक्किम है जनसंख्या के मामले में, और इसकी स्पेशलिटी भी आपको बता दी है मैंने। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट तथ्य, तो इसमें आता है सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल हमारे इंडिया का कौन सा है। इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, या एक और इसका नाम मिलेगा आपको गोरसोप्पा जलप्रपात। आप इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है गोरसप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। विशेषकर अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये हैदराबाद सिटी, और यहाँ पर आपको मिलेगा जोग्स फॉल्स, ठीक है। ये जो स्टेट है ये है कर्नाटक वाला क्षेत्र, और यहाँ पर आपको लोकेशन भी मैंने बता दी है, ठीक है। नदी याद रखिएगा, शरावती नदी पर ये स्थित है, और इसी प्रकार से इसकी सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी झील हमारे भारत में कौन सी है, वह है वुलर झील, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि ये जो वुलर झील है वह मीठे पानी के आधार पर सबसे बड़ी झील है। बाकी सबसे बड़ी जो झील है वह कौन सी झील है, चिल्का झील है, उड़ीसा वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ा सा, सबसे बड़ी झील तो कौन सी है,
चिल्का झील है ओडिशा, परंतु वह खारे पानी की झील है। और यहाँ पर आना चाहिए सबसे बड़ी जो झील है वह मीठे पानी के आधार पर, ठीक है, तो वो कौन सी है, वुलर झील, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसके अलावा सबसे लंबा जो है समुद्र तट कौन सा है, मरीना बीच चेन्नई में। और सबसे लंबी जो है नहर वह कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। एक बार मैं चाहूंगा कि ये तीनों लोकेशन आप अच्छे से क्लियर कर लें। वुलर झील को अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ पर इंडिया में जम्मू कश्मीर स्टेट में आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और इसकी ब्यूटीफुल इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार की ये जो है वुलर झील है बहुत ही प्रसिद्ध है अपने पर्यटन के लिए। और जम्मू कश्मीर राज्य है तो वहाँ पर विशेषकर ठंड वाला जो क्षेत्र होता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सौंदर्यपूर्ण नज़ारा रहता है, इसलिए ये बहुत ही चर्चित हो जाती है, ठीक है। मीठे पानी की झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी ये झील है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी जो नहर है, ये आप यहाँ पर लोकेशन में देख पाएंगे। ये जो पूरी टनल है, ठीक है, एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जो रेड लाइन है यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बहुत सारे जो है स्टेट से होकर यहाँ पर गुजरती है। विशेषकर पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान राज्य में मौजूद है और इसी प्रकार से सर नहर को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इसी जो है नहर पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा हरिके बैराज, ठीक है। कौन सी नदी पर, तो यहाँ पर मिलेगी आपको सतलज नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि जो इंदिरा गांधी नहर है वह कहाँ पर है, तो राजस्थान राज्य में है और यहाँ पर इस प्रकार की कुछ उसकी स्थिति रहती है। इसके अलावा हमने बात की मरीना बीच चेन्नई के बारे में, तो ये जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा जो है लंबा समुद्र तट हो जाता है, ठीक है। तो ये मरीना बीच आप इमेज में भी देख सकते हैं और ये कहाँ पर मिलेगा, तो आपको चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से रटने हैं, याद रखने हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। सबसे बड़ा जो डेल्टा है हमारे भारत में वह कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में। ये जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो है हम कहें कि दोनों के मिलने के बाद ही जो है यहाँ पर निर्मित होता है। ये पूरे विश्व का ही हम कहें कि सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत में अवस्थित है। इसकी कुछ लोकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर हम बड़े मैप में अगर देखते हैं तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र। और विशेषकर अगर आप बड़े मैप में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर आपको मिलेगा सुंदरबंस, ठीक है। यहाँ पर जो है गंगा अपना जो है मुहाना बनाती है और इसी में जो है पूरा बांग्लादेश और इंडिया दोनों के ही पर्टिकुलर समुद्री तटीय वाले इलाके में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही जो नदियां यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और कौन से स्टेट में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमारे भारत में जो है सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई जो झील है उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर जो झील है वह कहाँ पर मिलेगी आपको, भाखड़ा नांगल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। विशेषकर ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो बांध है उस पर ये मिलेगी। और गोविंद सागर जो है ये झील है जिसका नाम है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मानव के द्वारा बनाई गई। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर हम बात करें भारत का तो वह है मासिनराम मेघालय। और यही जो मासिनराम क्षेत्र है मेघालय का, ये जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हम कहें कि एक तरीके से पर्टिकुलर बहुत ही फेमस है ज्यादा बारिश के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारे मासिनराम जो मेघालय है वह हमारे यहाँ पर भी जो है भारत के मामले में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। इसके अलावा सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है पर्वत शिखर कौन सा है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन केटू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है ये पर्वत है और जो पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगी हमें, जम्मू कश्मीर राज्य में। अब एक चीज याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो है विशेषकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप देखेंगे भारत का मैप तो यहाँ पर ये जो पूरा विवादित क्षेत्र है पाक ऑफ कश्मीर, ठीक है, यानी कि पीओके, और यहाँ पर अक्साई चीन वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर ये जो गॉडविन ऑस्टिन केटू है ये आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये विवादित वाला क्षेत्र है और जो गॉडविन ऑस्टिन केटू वाला क्षेत्र है ये भी जो है पीओके के अंडर में ही आता है, ठीक है, जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर आने की वजह से अभी हम वर्तमान में इसे ये नहीं कह पाते हैं कि सबसे ऊंची जो है भारत की पर्वत शिखर जो है कौन सा है, इसलिए बहुत सारे जो है पेपर्स में आपको कंचनजंगा या बुक्स में भी आपको कंचनजंगा जो सिक्किम जो है राज्य में हमें मिलती है। तो याद रखिएगा भारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पॉलिटिकल तरीके से तो जो गॉडविन ऑस्टिन केटू है ये हमारे भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी है। परंतु अगर किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको
कंचनजंगा मिले और ये न मिले तो वहां पर कंचनजंगा भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेकंड नंबर है सर्वोच्च चोटी के मामले में वो कंचनजंगा ही आती है, तो इस प्रकार से K2 फर्स्ट नंबर पर आते हैं सर्वोच्च पर्वत शिखर में, सेकंड नंबर पर कंचनजंगा आती है। बस आप इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर्वोच्च पर्वत शिखर तो गॉडविन एस्टन K2 है, परंतु वो पीओको के अंडर में आने की वजह से उसको बहुत बार जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है बुक्स में, इस वजह से कंचनजंगा भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे लंबी अगर तटरेखा की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कितनी जो है किलोमीटर की तटरेखा है? 1600 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा वाला जो है प्रायद्वीपीय राज्य, ठीक है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। और प्रायद्वीपीय राज्य, प्रायद्वीपीय का मतलब जो भारत है, ठीक है, हमारा भारत का ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है ये कहलाता है प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र, ठीक है, जो गोंडवाना लैंड का एक समय पे प्रदेश था, ठीक है, तो उसी का एक भाग था। तो यहाँ पर ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला जो प्रायद्वीप राज्य है वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, और सेकंड नंबर पर ये भी आता है ये। इसके अलावा अगर हम देखें सबसे सघन आबादी वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या, हम कहें कि जो सघन आबादी का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा कि कम किलोमीटर में ज्यादा जो है जनसंख्या का निवास करना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जो है ज्यादा सघन आबादी वाला राज्य होना चाहिए बिहार, ठीक है, न कि पश्चिम बंगाल। बिहार में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है, इसी आधार पर वहां पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह कम क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है सघन आबादी है, उसके बाद शायद सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, तो ये भी आप सही कर लीजिएगा। इसके आगे हम देखें तो सबसे लंबा जो हिमनद है हमारे भारत में वह कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये कितना है? 72 किलोमीटर। अगर हम देखें सियाचिन ग्लेशियर का मैपिंग के थ्रू तो यहाँ पर आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर जो पीओके है और अक्साई चीन, इन दोनों के बीच में एकमात्र छोटा सा ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारे इंडिया में आता है, और इसी आधार पर हमारा जो सबसे लंबा हिमनद है वह कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ऊंची झील की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची झील है देवताल झील, गढ़वाल वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड में ये हमें मिलेगी, इसका नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत के अलग अलग जो है ऊंचाई पर स्थित जो है पॉइंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हम देखें दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा? तो आप मैप के थ्रू आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिण बिंदु की, ठीक है, सबसे जो है मुख्य बिंदु का जो मुख्य भूमि है हमारे भारत की उसका दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है? कन्याकुमारी। परंतु दक्षिणतम का मतलब सबसे जो है दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित जो पॉइंट है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित, उसे हम कहते हैं यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका जो नाम था वह एक समय पुराने समय में पिग्मेलियन पॉइंट या फिर ला हिचिंग भी यहाँ पर हुआ करता था, आप याद रखिएगा। पिग्मेलियन पॉइंट जो है इस दक्षिणतम बिंदु का नाम हुआ करता था, और ये सबसे यहाँ पर दक्षिणतम हम कहें कि अक्षांशीय क्षेत्र पर भी स्थित थे। 6 डिग्री 4 मिनट के अक्षांशीय क्षेत्र पर ये वाला जो पॉइंट है यह स्थित है। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के अलग अलग जो है हम कहें कि सबसे लास्ट वाले बिंदुओं की। उत्तर की अगर हम बात करते हैं सबसे उत्तरी वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर आता है इंदिरा कोल, ठीक है, तो इंदिरा कोल यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा पूर्व में सबसे आपको पूर्वी जो बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु वह है किबुतु, ठीक है, किबुतु जो है बिंदु ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा सबसे पश्चिमी जो बिंदु है हमारे भारत का वह कौन सा है? तो यहाँ पर है गोरमोता, ठीक है, ये गुजरात राज्य में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से आपने पूर्व से पश्चिम की लंबाई याद रखी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई याद रखी, इसी प्रकार से आप इन पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं कि सबसे हमारे भारत की जो सीमा है उसके सबसे अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो उत्तर में है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर राज्य में, इसके अलावा दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी था, और ये अंडमान निकोबार में हमें मिलता है। इसके अलावा अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आता है तो वो आएगा कन्याकुमारी, और पूर्व में आपको मिलेगा पूर्वोत्तर बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में मिलेगा आपको गुजरात राज्य में यहाँ पर गौरमोता, ठीक है। तो ये चारों बिंदु हमारे भारत के अंतिम बिंदु होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम भारत के महत्वपूर्ण चैनलों के बारे में। देखिए चैनल का मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो स्थलीय पार्ट को जब कोई बीच वाला जो क्षेत्र अलग करता है तो उसे हम कहते हैं चैनल या फिर जल डमरू मध्य या जल संधि। तो इस प्रकार से अगर हम भारत इंडिया के संदर्भ में देखें तो बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण चैनल हमारे इंडिया में मौजूद हैं, जैसे कि जो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, ये जो है आपको मिलेगा लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य में। अगर मैपिंग के थ्रू अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है कुछ मात्रा में आपको यहाँ पर मिलेगा
केरल राज्य, ठीक है, केरल और कर्नाटक वाला जो है क्षेत्र राज्य है यहाँ पर मिलेगा। और इसके पश्चिम में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको लक्षद्वीप समूह, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा मिनिकॉय। तो इन दोनों ही जो है पर्टिकुलर जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन दोनों जो है क्षेत्रों को यहाँ पर एक चैनल जो है अलग करता है, जिसका नाम क्या है, 9 डिग्री, ठीक है। 9 डिग्री मतलब जो अक्षांशीय, हम कहें कि अक्षांशी जो ये 9 डिग्री जो अक्षांश है, इसी को हम क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 9 डिग्री अक्षांश है ये क्या करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि 9 डिग्री जो है अक्षांश जो है वह इन दोनों को अलग करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 8 डिग्री चैनल भी आता है। 8 डिग्री जो चैनल है वह कहाँ पर मिलता है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी कि लक्षद्वीप हमारे यहाँ पर इंडिया के इस वाले जो है पार्ट में है, ये केरल, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कर्नाटक, और इसी प्रकार से इसके पश्चिम में आपको लक्षद्वीप मिलेगा अरेबियन सागर में मौजूद। इसके अलावा मिनिकॉय आपको मैंने बता दी लोकेशन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है मालदीव कंट्री, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो मिनिकॉय और मालदीव इन दोनों के बीच में जो है एक चैनल मौजूद है, जिसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो जो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है वह क्या करती है, इन दोनों ही जो है क्षेत्रों को अलग करती है, इसलिए यहाँ पर ये जो है एक चैनल अवस्थित है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखते हैं पृथ्वी के गोलार्ध की तरफ, तो ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ते हैं, अक्षांशी क्षेत्र में वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण चैनलों में आता है नेक्स्ट ग्रैंड या महान चैनल, ठीक है। तो ग्रैंड और महान चैनल जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, सुमात्रा द्वीप में। अगर हम देखें मैपिंग के थ्रू तो यहाँ पर है हमारा इंडिया, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंट्री आपको मिल जाएंगे, परंतु यहाँ पर अगर विशेषकर अगर हम पर्टिकुलर बात करें इस चैनल की, तो यहाँ पर ये किन किन के बीच में है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, और ये जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा द्वीप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में ये जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा वाला क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर ये जो दक्षिण वाला पूरा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो निकोबार आइलैंड और ये जो सुमात्रा द्वीप है इसके बीच में एक रेखा या फिर हम कहें कि एक चैनल जो है इसको यहाँ पर दोनों ही पार्ट को अलग करती हैं, इसका नाम क्या है, ग्रैंड या महान चैनल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही क्षेत्रों को अलग अलग करता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट चैनल, इसका नाम है पार्क स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है। तो पाक जो स्ट्रेट है ये कहाँ कहाँ और किन किन जो है क्षेत्रों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका के ये मध्य में अवस्थित है। कहाँ पर, लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, और इसके बाद यहाँ पर भारत की जो मुख्य बाउंड्री है यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर एक जो है पूरी जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका, जो श्रीलंका देश है उसको यहाँ पर अलग करती है। ये जल संधि का नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट भारत और पाकिस्तान के बीच न होते हुए किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के मध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, और यहाँ पर आपको मैपिंग के थ्रू आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चैनलों के बारे में बात कर लेते हैं। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आपको पश्चिमी गुजरात में मिलेगी। कहाँ पर, आप मैप में देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है गल्फ और कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात जो है राज्य ये है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर है, ठीक है, खाड़ी, इसका नाम क्या है, कच्छ की खाड़ी। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है अलग अलग क्षेत्र हैं जो यहाँ पर छोटे मोटे क्षेत्रों को यहाँ पर अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से कच्छ की खाड़ी है वह भी एक महत्वपूर्ण चैनल हो जाता है। इसके अलावा एक और चैनल है माहिम क्रीक, ठीक है, निवेशिका होती है, इसे हम कहते हैं एक पतली सी जो है निवेशिका, यह मुंबई में मौजूद है। अगर हम माहिम क्रीक की बात करें तो आप मैपिंग के थ्रू यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर है मुंबई सिटी, और मुंबई सिटी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र जो है राज्य, यहाँ पर पर्टिकुलर इसमें मुंबई आपको मिलेगा, और मुंबई में भी आपको मिलेगा यहाँ पर माहिम क्रीक, ठीक है, इस वाले कुछ क्षेत्र में आपको माहिम क्रीक मिल जाएगी। तो माहिम क्रीक कुछ नहीं, एक पतली सी जो हम कहें कि एक रेखा या पतला सा जो एक क्षेत्र है जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चैनल के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है खंभात की खाड़ी, ठीक है,
ये आपको मिलेगी गुजरात के पूर्वी वाले क्षेत्र में, जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदी जो है अपना मुहाना बनाती हैं। विशेषकर अगर आप मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात आपको मिल जाएगी। यहाँ से जो नर्मदा है और ताप्ती है वह इसी प्रकार से यहाँ से आकर इसमें खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से खंबात की खाड़ी भी जो है एक महत्वपूर्ण चैनल है। इसके अलावा लास्ट यहाँ पर बात करते हैं लक्षद्वीप सागर चैनल के बारे में। जो लक्षद्वीप सागर चैनल है ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में मौजूद है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप सागर, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको लक्षद्वीप सागर, और यहाँ पर जो कर्नाटक का वेस्ट वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे हम कहते हैं मालाबार तट, ठीक है, जो समुद्र तट वाला क्षेत्र है इसको हम कहते हैं मालाबार तट, और यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप और मालाबार जो तट है इन दोनों को हम कहें कि एक तरीके से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप सागर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें दो और जो है प्रमुख स्टेट्स बच जाते हैं जिसका नाम क्या है, कोको स्टेट, ठीक है, जलडमरू मध्य, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में तो कम है परंतु फिर भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि कोको स्टेट कहाँ पर है। तो कोको जो स्टेट है ये कोको द्वीप म्यांमार वाले में और उत्तरी अंडमान के मध्य में। अगर हम मैपिंग के थ्रू अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा द्वीप समूह है ये कौन सा है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके उत्तर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नारकोंडम आइलैंड, और इसमें यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा कोको चैनल, ठीक है, कोको स्टेट या कोको चैनल इसे कहते हैं। तो कोको जो आइलैंड है म्यांमार का और उत्तरी अंडमान इन दोनों के बीच में जो है कौन सा चैनल मौजूद है, कोको चैनल मौजूद है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी एक महत्वपूर्ण चैनल है। ये कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिमी जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में कहाँ पर है, तो आप मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर में तो पाक जलडुमरू मध्य है, पाक जल संधि है, और दक्षिण में, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक आदम जो ब्रिज है वह भी है। याद रखिएगा जो आदम का ब्रिज है वह भारत और श्रीलंका की जो है हम कहेंगे एक तरीके से कनेक्ट करने का कार्य करता है, और इसी पे जो है पंबन द्वीप भी स्थित है। जो पंबन द्वीप पे यहाँ पर रामेश्वरम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो जो आदम ब्रिज है ये तो इसके दोनों के बीच में यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में एक तरीके से पुल का कार्य करता है, परंतु इसके उत्तर में तो पाक स्टेट है, परंतु दक्षिण में आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो मन्नार की खाड़ी है ये कहाँ पर किन दो क्षेत्रों के बीच है, तो दक्षिण पश्चिम जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में हमें मन्नार की खाड़ी मिलती है। तो ये भी आपको जानकारी बता दी है मैंने। इसके बाद यहाँ पर लास्ट एक और बात कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार के मध्य मिलेगा। कहाँ पर, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे अभी आपको मैंने 8 डिग्री 9 डिग्री बताया उसी के ऊपर आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल, परंतु पर्टिकुलर ये जो चैनल है ये हमें मिलेगा अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पूरा है इसमें भी अलग अलग जो है पर्टिकुलर कुछ आइलैंड है, जैसे कि अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर छोटे रूप में, तो अंडमान आइलैंड में जैसे कि नॉर्थ अंडमान मिलेगा, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और जो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी वो यहाँ पर ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर लिटिल अंडमान मिलेगा, ये लोअर अंडमान था। और इसके अलावा यहाँ पर 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग कर देता है, और निकोबार आइलैंड भी इसी प्रकार से अलग अलग आइलैंड में विभक्त है, जैसे कि ऊपर उत्तरी आइलैंड में कार निकोबार मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ये सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको पर्टिकुलर मैपिंग जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। आगे बात कर लेते हैं एक और डंकन पास के बारे में। देखिए डंकन जो पास है ये हमें मिलेगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। जो अभी मैंने आपको बताया ये अलग अलग आइलैंड उसके दोनों के मध्य में मिलेगा। कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, और यहाँ पर मिलेगा आपको लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में एक पासेस मिलेगा डंकन पास, ठीक है। इन डंकन पास जो है ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चैनल है जो दोनों ही क्षेत्रों को अलग करता है। तो आशा करता हूँ कि पूरा ये जो वीडियो है आज आप भारत के बारे में बहुत कुछ जो है जान चुके होंगे। तो इसी पर बेस्ड आप एक प्रश्न लिख लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि भारत एक महान देश है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 100 वर्ड लिमिट में आप इसे लिख सकते हैं। और
यहाँ पर मैं आज की क्लास दी एंड करता हूँ। ये हमारी पहली क्लास थी। बहुत ही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्लास में जानकारी को जानने के बाद। और एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वालिटी मीन्स ओनली पीएससी अड्डा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएससी अड्डा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट pssi.com को विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया धैर्य बनाए रखने के लिए। धन्यवाद।